स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 2। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अभी तक हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 कंप्लीट करी है। ठीक है, रिवाइज कर लेना, उसे पढ़ लेना, अगर किसी को कुछ भी डाउट्स पूछना है तो पूछ लेना। और बाकी जो मैं उसका असाइनमेंट्स है, केस स्टडी से रिलेटेड जितने भी असाइनमेंट्स हैं वो मैं ग्रुप में भेज दूंगा, व्हाट्सएप वाले ग्रुप में। ठीक है, जिसको उस ग्रुप में ज्वाइन करना है मैं डिस्क्रिप्शन में उस ग्रुप का लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। चलो आइए स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले देखो क्या डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस। ये ध्यान रखना है कि जनरल गाइडलाइंस है, दैट मीन्स जनरल गाइडलाइंस का मतलब है इसे कोई भी फॉलो कर सकता है, कोई भी कंपनी फॉलो कर सकती है, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे सर्विस मोटिव हो आपका, चाहे आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस हो, किसी भी टाइप्स का बिजनेस हो आपका। ठीक है, आप इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हो। तो जनरल गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल डिसीजन। ठीक है, तो अब ये पता लग गया होगा कि ये प्रिंसिपल्स किसके लिए होते हैं। ये मैनेजमेंट के लिए होते हैं और मैनेजर के लिए होते हैं, ताकि उनको डिसीजन लेने में कोई दिक्कत ना आए, कोई भी डिसीजन लेने में प्रॉब्लम ना आए, किस सिचुएशन में कौन सा डिसीजन लेना है ये आपको हेल्प करता है। कौन हेल्प करते हैं आपको? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपके हेल्प करते हैं। ठीक है, फॉर मेकिंग डिसीजन एंड बिहेवियर। ठीक है, आपके बिहेवियर को और आपके डिसीजन को, ठीक है, ये आपको गाइड करते हैं। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन थी, आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम डिस्कस करने वाले इसके फीचर्स, इंपॉर्टेंस और कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें फ्योल ने दिए हुए और टेलर ने दिए हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। चलो आप इसे नोट कर लीजिए। तो बच्चों बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जैसे हम नेचर्स भी बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, बट आपको ध्यान में रखना है चीजें। ठीक है, सबसे पहला यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। ये मैं पहले भी बता चुका हूं। मैं जो ये प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं इस तरह से बनाए जाते हैं, वो किसी भी तरह का आपका बिजनेस हो, हर तरह के बिजनेस में ये एप्लीकेबल होता है, इसलिए यहाँ पे बोला हुआ है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। ठीक है, दूसरा आपका ये जनरल गाइडलाइंस। एक तरह से क्या है, गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं ताकि मैनेजर को हेल्प मिल सके कि किस सिचुएशन में आपको किस तरह का डिसीजन आपको लेना चाहिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपका फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। क्या बोला यहाँ पे? फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। ये जो प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं ये बहुत ज्यादा डीपली स्टडी करके, बहुत एक्सपेरिमेंट करके, एक्सपेरिमेंट का मतलब यहाँ पे अलग अलग सिचुएशन में अप्लाई करने के बाद ये प्रिंसिपल्स आपके बनाए जाते हैं। तो फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर इसलिए बोला हुआ है क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इन्हें आप चेंज कर सकते हो, ये रिजिड नहीं होते। ठीक है, जैसे जैसे इन्वायरमेंट में चेंज होता है आप अपने अकॉर्डिंग इन प्रिंसिपल्स को चेंज कर सकते हो, तो यहाँ पे बोला हुआ है फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मेनली बिहेवियर। ये जो प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं ये मशीनों के लिए नहीं बनाए गए हैं, ये बनाए गए हैं लोगों के, यानी कि मैनेजर्स के बिहेवियर को गाइड करने के लिए, उनके बिहेवियर को चेंज करने के लिए। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बोला हुआ है मेनली बिहेवियर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का ध्यान से समझना। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब है यहाँ पर अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं। मेरा कहने का मतलब क्या है, जैसी सिचुएशन होगी उस तरह का प्रिंसिपल होगा। ठीक है, यहाँ पर एक ही प्रिंसिपल नहीं है, बहुत प्रिंसिपल्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अलग अलग सिचुएशंस के लिए अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं, जहां पर उस सिचुएशन में अगर वो प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हो तो उसका कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट निकल कर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला हुआ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका है कंटिजेंट। कंटिजेंट का मतलब यहाँ पर क्या बोला हुआ है? ठीक है, देखो ये कहने का मतलब ये कह रहा है कि जो प्रिंसिपल्स जो आज रिजल्ट निकाल के दे रहे हैं ना, वो प्रिंसिपल अगर आपने अप्लाई करा है आज, उससे जितना रिजल्ट निकल रहा है ये गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में भी वो ऐसे ही रिजल्ट दे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ठीक है, जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है टाइम के साथ आपका रिजल्ट में भी चेंज आता रहता है, तो इसलिए यहाँ पे बोला हुआ है कॉन्टिजेंट। ठीक है, तो हमने फीचर्स कौन कौन से डिस्कस करे हम लोग यहाँ पे? पहला यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, दूसरा आपका जनरल गाइडलाइंस, तीसरा आपका फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स, फोर्थ आपका फ्लेक्सिबिलिटी, फिफ्थ आपका मेनली बिहेवियर और सिक्स्थ आपका है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप और सेवेंथ आपका है कॉन्टिजेंट। अब यहाँ पे जरा ध्यान से समझना, इनको याद किस तरह से कर सकते हैं। मैंने जो यहाँ पे पॉइंट आपको याद करने के लिए जो मैंने लिखा है, यहाँ पे लिखा है PMG फेस। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? PMG फेस। ठीक है, हमारे PMG ने क्या करा है यहाँ पे?
फेस मास्क पहनने के लिए कंपलसरी कर दिया है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, पीएमजी फेस, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग, मैंने बोला है, आप अपने अकॉर्डिंग भी आप पॉइंट्स रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या क्या मैंने यहाँ पे किन चीजों से क्या रिलेट करा है। पी का मतलब यहाँ है फाउंड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स, फाउंड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। एम मतलब आपका है मेनली बिहेवियर, एम का मतलब यहाँ पे क्या है, मेनली बिहेवियर। एम को मैंने किससे रिलेट करा है, मेनली बिहेवियर। जी का मतलब आपका है जनरल गाइडलाइंस, जी का मतलब यहाँ पर है आपका जनरल गाइडलाइंस। एफ का मतलब यहाँ पर आपका फ्लेक्सिबिलिटी, एफ का मतलब यहाँ पर आपका क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, ए का मतलब आपका यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, ए का मतलब हमने यहाँ पे क्या रिलेट करा है, एप्लीकेबिलिटी। ठीक है, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। सी का मतलब हमारे यहाँ पर क्या है, कॉज सॉरी कॉन्टिजेंट, सी का मतलब हमारे यहाँ पे क्या है, कॉन्टिजेंट। और ई का मतलब है इफेक्ट्स, यानी कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद करना है। आप प्रैक्टिस करोगे ना 2-3 बार, तो आपको बिल्कुल पता लग जाएगा किस चीज को किससे रिलेट करना है, और आपके माइंड में छप जाएगा और आप भूलोगे नहीं। ठीक है, 2-3 बार आपको सिर्फ रिवाइज करना है। ठीक है, मैंने क्या क्या रिलेट करा एक बार दोबारा देख लेते हैं। पी का मतलब है फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, एम का मतलब है मेनली बिहेवियर, जी का मतलब है जनरल गाइडलाइंस, एफ का मतलब यहाँ पर आपका फ्लेक्सिबिलिटी, ए का मतलब एप्लीकेबिलिटी मतलब यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, सी का मतलब यहाँ पे कॉन्टिजेंट, और ई का मतलब है इफेक्ट्स मतलब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इस तरह से आपको ये आपको फीचर्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ, सिग्निफिकेंस की तरफ। सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये जो सिग्निफिकेंस है इसको हम इंपॉर्टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंस। हमारे इन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, क्या एडवांटेजेस है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। अब यहाँ पर इस पॉइंट का मतलब क्या है, यहाँ पे मैनेजर को यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलती है, मतलब एक प्रिंसिपल एक मैनेजर को इस तरह से गाइड करता है, जो उसने पास्ट में जो गलतियां करी हैं वो गलतियां दोबारा से रिपीट ना करके किस तरह से वो अपने आप को एफिशिएंट बना सकता है, और किस तरह से रिसोर्सेज का यूज कर सकता है, जिससे क्या हो आपका मटेरियल मनी का एफिशिएंटली यूज कर सके। ठीक है, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। दूसरा पॉइंट आपका है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब जरा ध्यान से समझना, हमारी जो बिजनेस है ना, ठीक है, उसमें मेनली जो 4 रिसोर्सेज होते हैं वो कौन कौन से, मैन जिसे हम ह्यूमन रिसोर्सेज बोलते हैं, मटेरियल, मशीन, ठीक है, मनी, जिसे हम 4M नाम से भी जानते हैं। तो ये जो रिसोर्सेज होते हैं इनका इस तरह से यूटिलाइज करना कि मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, और इनको वेस्टेज होने से बचाना कि ज्यादा मनी वेस्ट ना हो, मटेरियल का कम से कम यूज करके आप ज्यादा सेटिस्फेक्शन ले सके। ठीक है, ऑप्टिमम किस तरह से इनका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है, तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, ये प्रिंसिपल्स आपको इस तरह से यहाँ पे गाइड करते हैं कि किस तरह से इनको आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन आप इनका कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है साइंटिफिक डिसीजन। साइंटिफिक डिसीजन का मतलब होता है बैलेंस डिसीजन। इसका मतलब क्या होता है सर, बैलेंस डिसीजन। ठीक है, बैलेंस डिसीजन अब ध्यान से समझना, ये बैलेंस डिसीजन होता क्या है। ठीक है, इस तरह से मैनेजर को गाइड किया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल्स होते हैं मैनेजर को इस तरह से गाइड करते हैं कि जो भी डिसीजन लेता है ना मैनेजर, वो इस तरह के होने चाहिए कि किसी बायस नहीं होने चाहिए। बायस का मतलब ये है कि आपको एक तरफ तो फायदा मिल रहा है बट दूसरी तरफ किसी और का नुकसान हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब एक तरह से क्या होता है, बैलेंस डिसीजन, मतलब बेनिफिट सबका होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आपके ये प्रिंसिपल और मैनेजर यहाँ पे आपको गाइड करता है डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, बैलेंस डिसीजन जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मीटिंग चेंजेस इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट। मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट, इसका मतलब क्या है, आपको भी पता है कि हमारे इंडिया में जो इन्वायरमेंट है टाइम के साथ चेंज होता रहता है। ठीक है, सेम इन्वायरमेंट कभी भी नहीं रहता। ठीक है, तो हमारा प्रिंसिपल और मैनेजर हमें हमें इस तरह से गाइड करता है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट आपको क्या करना है, चेंज होना है। ठीक है, आपको किस तरह से डिसीजन आपको लेना है। ठीक है, ताकि आप जो जिस तरह से एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है आप उनके साथ स्टैंड कर सको। ठीक है, उनको कॉम्पीट कर सको, इसलिए आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पर हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैनेज जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है इस तरह से आपको गाइड करते हैं, यहाँ पर इस तरह से आपको हेल्प करते हैं ताकि आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी साथ के साथ फुलफिल कर सको। जैसे कि अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस पे बना सको।
ठीक है, और प्रोवाइड भी कर सको, ठीक है। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज, उनको अच्छी खासी सैलरी भी मिल सके, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। अब देखो यहाँ पे जरा ध्यान से समझना, मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल मैनेजमेंट होता है वहां यहाँ पर आपको मैनेजर को इंकरेज करता है। किस चीज के लिए इंकरेज करता है? ताकि आप टाइम के साथ ट्रेनिंग, एजुकेशन और रिसर्च, मतलब टाइम के साथ रिसर्च करो, ठीक है। जो हमारे एम्प्लॉयज, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है, उनकी ट्रेनिंग करो, ठीक है, उनको एजुकेट करो ताकि वो अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल सके, ठीक है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है। कौन इंकरेज करता है इन चीजों के लिए? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इंकरेज करता है मैनेजर्स को, ठीक है। ये तो थे कुछ सिग्निफिकेंस यानी कि कुछ इंपॉर्टेंस यानी कि एडवांटेजेस। इसको किस तरह से याद रखना है? यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है मॉम्स डीपी, ठीक है, मॉम्स डीपी। अब देखो मॉम्स डीपी, यहाँ पे देखो पता लग गया होगा, मॉम्स मतलब हमारी मम्मी की डीपी, ठीक है, प्रोफाइल पिक्चर। अब देखो यहाँ पे देखो डिस्प्ले पिक्चर। अब देखो मॉम, एम का मतलब यहाँ पे मैंने किस चीज से रिलेट करा है? मीटिंग चेंजेस इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट, यानी कि मीटिंग को मैंने एम से यहाँ पे रिलेट करा हुआ है। अब ओ का मतलब यहाँ पर क्या होगा? ओ का मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ओ का मतलब हमारे यहाँ पर क्या रिलेट करा है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और यहाँ नेक्स्ट एम का मतलब यहाँ पे रिलेट करा हुआ है मैंने यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है। एस का मतलब है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एस का मतलब यहाँ पे क्या है? फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। डी का मतलब हमारे यहाँ पर क्या है? साइंटिफिक डिसीजन। डी का मतलब हमारे यहाँ पे क्या है? साइंटिफिक डिसीजन। और पी का मतलब यहाँ पे है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी, ठीक है। जरूरी नहीं कि पहले पहले वर्ड से उठा लो, आप उनके बीच का भी कोई से मेजर आप वर्ड भी उठा सकते हो, जिससे एक सेंटेंस या फिर कोई एक ऐसा वर्ड बन सके ताकि वो आपको याद रहे सॉरी। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया है? मॉम्स डीपी। प्रैक्टिस करोगे, बहुत इजी है किस तरह से रिलेट कर सकते हैं और किस तरह से इनको इजी वे में याद कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इजी वे में, अगर आप स्मार्ट वर्क नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आप ही को होगी, क्योंकि इतने सारे पॉइंट्स हैं, इतने सारे आपको डेफिनेशंस हैं, आपको याद करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो आपको रिलेट करना जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। आपको स्मार्ट वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आपको ये लंबे समय तक ये चीजें याद रहे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या रिलेट करा है? मॉम्स डीपी, ठीक है। मॉम्स मतलब मैम का मतलब मैंने क्या बोला? मीटिंग चेंजेस इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट। ओ का मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एम का मतलब यहाँ पर मैंने मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन और रिसर्च। एस का मतलब आपका यहाँ पर है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। डी का मतलब हमारे यहाँ पर क्या हो गया? साइंटिफिक डिसीजन। पी का मतलब है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी, ठीक है। आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी पॉइंट में अगर आपको दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तब तक आप इन्हें नोट कर लीजिए। आगे हम डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल्स, कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है बच्चों। मेन यहाँ पे अगर मैं प्रिंसिपल्स की बात करूं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, मेन यहाँ पे इनको डेवलप करने का हाथ से दो लोगों का था मेन। वो कौन कौन सा? पहला आपका है हेनरी फ्यूल, दूसरा आपका एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो सबसे पहले आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं हेनरी फ्यूल, जिन्होंने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दिए थे। कौन से प्रिंसिपल्स दिए थे? आपको याद रखने हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दिए थे, ठीक है। टेलर ने प्रिंसिपल्स दिए थे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, ठीक है। वो आपका साइंटिफिक होगा जो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। आज मैं सिर्फ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कराऊंगा, जो कि इतने हैं आपके, कितने हैं? 14 प्रिंसिपल्स हैं। एक एक करे सारे डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, ठीक है। इसका जो जन्म हुआ मेन हेनरी फ्यूल का, वो हुआ 1841। इसका मेन यहाँ पर जो ये बॉर्न था, इसका बॉर्न ईयर था 1841, ठीक है। ये क्या करता था? ये एक माइनिंग कंपनी में काम करता था, इंजीनियर के पोस्ट पे। कुछ टाइम बाद इसका प्रमोशन हुआ और ये बन गया वहां का डायरेक्टर। क्या बन गया वहां पे? मैनेजिंग डायरेक्टर। फिर क्या हुआ? कुछ टाइम बाद वह कंपनी क्या हो गई? लॉस में चलने लग गई, बहुत ज्यादा लॉस, डूबने के कगार में आ गई, ठीक है। ये बहुत ज्यादा टेंशन में था, हेनरी फ्यूल बहुत ही ज्यादा टेंशन में था। फिर इसने क्या करा? बहुत डीपली स्टडी करी, बहुत इसने चीजें सोची, उसके बाद ये प्रिंसिपल्स लेकर आया। तो इन प्रिंसिपल्स का नाम दे दिया फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। ये कितने प्रिंसिपल्स आपके? 14 प्रिंसिपल्स थे। किसने दिए थे? आपके हेनरी फ्यूल ने, ठीक है। अब ये जो प्रिंसिपल जब इसने अप्लाई करा अपने बिजनेस में, तो
उस समय के बाद आपका इनका बिजनेस क्या हो गया, ग्रो होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, और कुछ 30 साल उस कंपनी में काम करा इसने और उस कंपनी को बिल्कुल बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी बना के निकला वहां से। ठीक है, तो उसने जो प्रिंसिपल्स बनाए वो प्रिंसिपल्स ये आपको जो आपको पढ़ने हैं और आपको याद भी करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आपका डिवीजन ऑफ वर्क, सबसे पहला प्रिंसिपल है आपका डिवीजन ऑफ वर्क। अब डिवीजन ऑफ वर्क है क्या सर? डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब काम, आपका बिजनेस जो होता है, बिजनेस में जो काम होता है बहुत बड़ा होता है, तो उन कामों को क्या करना है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना। क्या करा इसने, जितने भी एक्टिविटीज हैं छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उन एक्टिविटीज को जो बंदा जिस चीज में स्पेशलाइज्ड है उसको वो काम वहां पर उसको देना। ठीक है, ये होता है आपका डिवीजन ऑफ वर्क, काम को बांटना। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब है काम को बांटना, मतलब पूरे जो काम को, ऑर्गेनाइजेशन को छोटी छोटी एक्टिविटीज में इन्हें डिवाइड करा। ठीक है, और उसको स्पेशलाइज्ड हाथों में दे दिया। जैसे जो बंदा जिस चीज में स्पेशलाइज्ड है वो क्या होगा, अच्छे से उस चीज को बना पाएगा और उसको बनाने की जो क्वालिटी होगी उस प्रोडक्ट की वो बहुत ज्यादा अच्छी होगी और कॉस्ट भी कम आएगी। और वो एक ही प्रोडक्ट को बनाएगा तो उसकी एफिशिएंसी भी धीरे धीरे और बढ़ती चली जाएगी। तो ये आपका क्या होगा, डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरा आपका है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ड्यूटी। ठीक है, अथॉरिटी का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यहाँ पे होता है ड्यूटीज। ठीक है, जब किसी भी एम्प्लॉयज को ड्यूटीज दी जाती है, यानी कि ड्यूटीज अलॉट करी जाती है, तो उसके साथ के साथ पावर भी दी जाती है। ठीक है, पावर का मतलब अथॉरिटी भी दी जाती है, सो दैट वो उस ड्यूटी को परफॉर्म कर सके। ठीक है, अगर अथॉरिटी के साथ मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ अगर अथॉरिटी ना दी जाए तो क्या होगा, वो काम को कंप्लीट ना कर पाए। ठीक है, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ ज्यादा पावर दे दी जाए तो ज्यादा पावर का वो मिसयूज करने लगता है। तो उतनी ही अथॉरिटी दी जाती है, मतलब उतनी ही पावर दी जाती है जितनी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, यानी कि उसकी ड्यूटीज के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या दी जाती है, उसको अथॉरिटी यहाँ पे अलॉट करी जाती है। तीसरा पॉइंट आपका डिसिप्लिन। जो भी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स होते हैं, तो रूल्स को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो दैट मीन्स डिसिप्लिन। अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप अनडिसिप्लिन क्रिएट कर रहे हो। यानी कि जब भी इनडिसिप्लिन आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट होता है तो क्या होता है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। तो यानी कि डिसिप्लिन भी एक ऐसा मेजर आपका प्रिंसिपल है कि जिसे आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, आप स्टूडेंट हो तो ठीक है, स्कूल में जाते हो तो डिसिप्लिन में रहते हो। ठीक है, डिसिप्लिन में रहते हो तभी वहां पर आपका माहौल अच्छा, इन्वायरमेंट अच्छा रहता है। तो आपको इन्वायरमेंट आपके बिजनेस का अगर अच्छा रखना है तो वहां पे डिसिप्लिन आपको रखना पड़ेगा। तो डिसिप्लिन भी एक मेजर आपका क्या है, प्रिंसिपल है। फोर्थ पॉइंट आपका यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड में क्या होता है कि किसी भी एम्प्लॉयज को एक ही बंदे से कमांड मिलनी चाहिए। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ अच्छे से। देखो, अगर मान लेते हैं कि हमारा जो यहाँ पे एम्प्लॉयज है, मतलब PQR एक एम्प्लॉय है। ठीक है, QRS चलो PQR ये 3 एम्प्लॉयज है। ठीक है, PQR एक 3 यहाँ पे एम्प्लॉयज है। अगर आपका सिर्फ यहाँ पर ऑनर एक है, मतलब आपका सुपीरियर एक है। ठीक है, सुपीरियर मतलब जो आपसे ऊपर होता है। ठीक है, वो आपका सुपीरियर एक है, तो वही अगर आपको ऑर्डर दे रहा है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। अब क्या होगा कि यहाँ पर आप जब कोई भी दिक्कत होगी आप इससे आप पूछ सकते हो। ठीक है, आपका जब भी कोई काम खत्म होगा आप यहाँ पर इसको रिस्पॉन्ड कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका एक ही बंदा आपको क्या देने वाला है, यहाँ पे कमांड देने वाला है। इसलिए इसे बोलते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। अगर एक से ज्यादा अगर यहाँ पर अगर आपके सुपीरियर होते हैं B और C, 3 बंदे आपके यहाँ पे आपको सुपरवाइज कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आएगी, ये तो आपको ऑर्डर दे ही रहा है तो ये भी आपको ऑर्डर देगा। ठीक है, और ये भी आपको ऑर्डर देगा। समझ में आ रहा है, तीनों आपको ऑर्डर देंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आएगी कि आप किसका काम पहले कंप्लीट करोगे, ए बंदे का पहले काम कंप्लीट करोगे या बी का काम पहले कंप्लीट करोगे या सी का काम पहले कंप्लीट करोगे। यहाँ पे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाता है कि अगर मान लेते हैं इसका काम आपने पहले कर लिया तो बी और सी की शायद ईगो हट हो जाए कि उसका काम तो उसने कर दिया, हमारा काम उसने अभी नहीं करा। ठीक है, तो इसलिए ऐसी चीजों से बचने के लिए यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो किया जाता है। ठीक है, ताकि कोऑर्डिनेशन में कोई प्रॉब्लम ना आ सके।
इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ कमांड अलग चीज है और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन अलग चीज है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है ये तो था मतलब एक इंडिविजुअल लेवल पर सुपरवाइजर मतलब सबॉर्डिनेट और सुपरवाइजर के बीच में था। अगर मैं बात करूं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में मतलब ज्यादातर पूरा ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर क्या होता है, इंक्लूड होता है। ठीक है, अगर एक मैनेजर है किसी डिपार्टमेंट का तो वही प्लान बनाएगा और वही डायरेक्ट करेगा। अगर एक से ज्यादा मैनेजर है किसी भी डिपार्टमेंट के और एक से ज्यादा प्लान है किसी भी डिपार्टमेंट के, तो वहां पे क्या प्रॉब्लम आती है, वहां पर आती है डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स हो जाते हैं। ठीक है, एक ही काम को कंप्लीट करने के लिए दो दो प्लान बनाए गए हैं और दोनों प्लान अप्लाई करे हुए हैं। ठीक है, तो कौन सा प्लान के अकॉर्डिंग चलना है, मैनेजर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सॉरी एम्प्लॉइज यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यानी कि किसी भी डिपार्टमेंट में एक ही मैनेजर होना चाहिए, वही प्लान उसी को प्लान करना चाहिए। दैट मीन्स क्या होना चाहिए, एक प्लान का एक ही बॉस होना चाहिए। वन प्लान वन बॉस, यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पे वन प्लान वन बॉस। ठीक है, समझ में आ गया, एक प्लान का एक ही बॉस होना चाहिए, एक से ज्यादा बॉस नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट आपका है सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। यहाँ जरा ध्यान से समझ लेना, सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। यहाँ कहने का मतलब ये है कि आपको भाई अब सबका मोटिव ये होता है कि ज्यादा ज्यादा सैलरी मिले। अगर मैं एम्प्लॉइज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं, अगर मैनेजर की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, वो भी क्या चाहता है कि अच्छे से अच्छे रेम्यूनरेशन उन्हें ज्यादा ज्यादा मिले। ठीक है, अगर मैं ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो जो ज्यादा से ज्यादा क्या चाहते हैं, प्रॉफिट चाहते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, सारे अगर अपने बारे में सोचने लग जाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल के बारे में कौन सोचेगा। तो यहाँ पे आपको किसके बारे में सोचना है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल के बारे में सोचना है। अपने आप को तो बाद में, पहले प्रायोरिटी आपको ऑर्गेनाइजेशनल गोल को देनी है। यानी कि सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट का कहने का मतलब है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। चलो, एक मैनेजर है, एक परचेज मैनेजर है। अब परचेज मैनेजर को क्या काम होता है, रॉ मटेरियल परचेज करना, ठीक है, या फिर कोई भी आइटम परचेज करना। ठीक है, इसने क्या करा, किसी भी एक शॉप से क्या करा, रॉ मटेरियल परचेज करा, जिसकी उस शॉप से क्या थी, जान पहचान थी। अब जान पहचान तो थी, वहां पर उस शॉप से उसने सामान तो खरीदा, बट वो जो सामान उस शॉप से उसे मिल रहा है वो हाई रेट पे मिल रहा है। ठीक है, और कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को वो क्या कर रही है, वो कॉस्टली पड़ रहा है। ऑर्गेनाइजेशन को वहां पे क्या पड़ रहा है, उसे कॉस्टली पड़ रहा है। मैनेजर ने सिर्फ उस दुकान से क्यों खरीदा, दूसरी और कोई शॉप नहीं थी क्या, दूसरा और कोई स्टोर नहीं था क्या, उसने उसी स्टोर से क्यों खरीदा, क्योंकि उसे वहां पे कमीशन मिल रहा था। उस मैनेजर ने उस स्टोर से इसलिए खरीदा क्योंकि उसे वहां पर कमीशन मिल रहा था। यानी कि उसने वहां पर सिर्फ अपना फायदा देखा, तो इससे क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होने के चांसेस बढ़ गए, क्योंकि वहां पे जो कॉस्ट है, प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ गई, इसकी वजह से सेल पे इफेक्ट पड़ने वाला है। सेल पे इफेक्ट पड़ेगा तो इन फ्यूचर प्रॉफिट भी कम आएगा, तो फिर क्या होगा, अल्टीमेटली पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को प्रायोरिटी देनी है। अगर ऐसा कुछ होता, जिस स्टोर से खरीद रहा है, ठीक, वहां से अगर कॉस्ट मतलब ऐसी होती कि फायदा मिल रहा होता, कि कॉस्ट कम पे मिल रहा है और उसको कमीशन भी मिले, कमीशन में कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उसको कमीशन मिल रहा है। प्रॉब्लम यहाँ पर है कि कंपनी को वो जो प्रोडक्ट है, वो जो रॉ मटेरियल है, वो ज्यादा कॉस्ट पे मिल रही है, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए बोला गया सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अपने इंटरेस्ट को बाद में ध्यान में रखकर सबसे पहले आपको जनरल इंटरेस्ट पे ध्यान देना है, उसको आपको प्रायोरिटी पे रखना है, जिससे सबका फायदा हो। जनरल इंटरेस्ट का मतलब है जिससे सबका फायदा हो, अपना इंटरेस्ट बाद में आपको देखना है। ठीक है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट हो गया क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आपका है रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉय। अब यहाँ पे जरा ध्यान से समझ लेते हैं, रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है, बार बार डिस्कस करता हूँ। रेम्यूनरेशन सैलरी भी तो बोल सकता हूँ। सैलरी में सिर्फ वही आता है सिर्फ जो आपको कैश में मिलता है, और रेम्यूनरेशन की अगर मैं बात करूं तो कैश के साथ जो भी आपको अलाउंसेस वगैरह भी मिलते हैं, तो सब इसमें इंक्लूड होता है रेम्यूनरेशन में। तो इसलिए यहाँ पे बोला हुआ है रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉइज। तो यहाँ पर इसका मतलब, यहाँ पर ये प्रिंसिपल क्यों अप्लाई कर रखा है, यहाँ एक कहने का मतलब ये है कि किसी भी एम्प्लॉइज की इतनी तो रेम्यूनरेशन होनी चाहिए मिनिमम, कि वो अपने मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। ठीक है, तो ये हो गया रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉइज। नेक्स्ट आपका है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जरा उसको समझ लेते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन अगर छोटा है तो वह सेंट्रलाइजेशन होना कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगर मान लेते एक स्टोर पे जाओगे,
ठीक है, परचून के शॉप पे जाओगे तो वहां पे एक ही बंदा सब कुछ संभाल रहा होता है, तो वहां वो से बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को यानी कि सारी पावर किसी एक बंदे के हाथ में होती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सारी पावर एक बंदे के हाथ में होती है तो उसे बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। सब कुछ वो अकेला संभाल रहा है तो उसे बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। बट उसी की जगह अगर वो पावर को बांट देता है, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन आपका बड़ा होता रहता है, अब सब कुछ अकेले आप हैंडल नहीं कर सकते, तो वहां पे आपको पावर क्या करनी होती है, बांटनी पड़ती है, तो जिससे बोलते हैं हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, डिसेंट्रलाइजेशन। अगर आप पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उससे बोलते हैं हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन। अब यहाँ जरा ध्यान से समझ लेते हैं, अगर सारी पावर अकेले आपके पास हो तो सब कुछ आप नहीं संभाल सकते, अगर आप सारी पावर बांट दो तो आपके पास पावर कुछ नहीं बचेगी, ठीक है। तो इसलिए यानी कि पार्टली सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए और पार्टली डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। पार्टली का मतलब आपके पास कुछ पावर होनी चाहिए और कुछ पावर आपको बांटनी होगी, और उन मैनेजर को बांटनी होगी जो स्पेशलाइज्ड होंगे इस फील्ड में, ठीक है। तो सेंट्रलाइजेशन है डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट आपका पॉइंट है स्केलर चेन। अब स्केलर चेन का मतलब क्या होता है, अब यहां जरा ध्यान से समझना क्या कहने का मतलब है। किसी भी कंपनी में कोई भी मैसेज का जो ट्रांसफर होता है एक वे होता है, मतलब एक सीक्वेंस में वो मैसेज जाता है। जैसे अगर मैं नॉर्मली स्केलर चेन यहां पे बात करते हैं इन्वर्टेड वी में, इन्वर्टेड वी में यहां पर क्या होता है, कोई भी कम्युनिकेशन किया जाता है तो इस तरह से आपका कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। इस तरह से यहां पे कम्युनिकेशन किया जाता है, एक ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब जरा ध्यान समझ लेना, इस बंदे को अगर यहां पर कम्युनिकेशन करना है ना, किस पे, एफ पे, तो यहां से यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा। ये होता है स्केलर चेन, यानी कि इस सारे मतलब इन सीक्वेंस के बाद यहाँ पे एफ के बाद वो मैसेज पहुंचेगा। अगर यही मैसेज अगर इसको यहां पहुंचाना है तो इसी तरह से जाएगा और यहां पहुंचेगा, ठीक है। यहाँ ये होता है स्केलर चेन। बट इसका भी एक एक्सेप्शन है, इसका भी एक क्या है, एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है आपका यहाँ पे, गैंग प्लान। क्या है इसका एक्सेप्शन, एक गैंग प्लान। और एक गैंग प्लान होता क्या है, जरा ध्यान से समझना। गैंग प्लान होता है कि आप क्या होता है कि जिस आप लेवल पर हो उसी लेवल के बंदे से आप बात कर सकते हो, यानी कि जो लेवल आपका है उसी लेवल के एम्प्लॉय से अगर आप बात कर सकते हो। बट एक ही कंडीशन है, आपको अपने सुपीरियर से क्या करना पड़ेगा, पहले आपको पूछना पड़ेगा, आपको अपने सुपीरियर से पूछना पड़ेगा। और ये इमरजेंसी के केस में ही होता है। इमरजेंसी के केस में आपको अपने सुपीरियर से पूछकर आप अपने लेवल के ही बंदे से आप क्या कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है। ये इससे कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है, ये इससे कम्युनिकेट कर सकता है। समझ में आ गया, अपने ही लेवल से आप कम्युनिकेट कर सकते हो, वो भी आप ऊपर से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, वो भी इमरजेंसी के केस में। इसे बोलते हैं गैंग प्लान। समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट आपका है 10th पॉइंट आपका ऑर्डर। ये ऑर्डर क्या होता है, जरा ध्यान से समझना। ऑर्डर सही चीज सही जगह पर होना ही ऑर्डर है, ठीक है। सही चीज सही जगह पर ऑन टाइम पर अगर है तो वो ऑर्डर है। इसका कहने का मतलब ये है, जब भी आपका क्लास का टाइम होता है, मान लेते हैं कि आपका सेकंड पीरियड मैथ्स का है और सेकंड पीरियड में मैथ्स के टीचर आ रहे हैं, दैट मीन्स ऑर्डर फॉलो हो रहा है। अगर मैथ्स की क्लास में कोई और टीचर आ रहा है, दैट मीन्स वो ऑर्डर नहीं है, ठीक है। ऑर्डर मतलब अपने टाइम पे पहुंचना, ठीक है, अपने टाइम पर है ना, दैट मीन्स वो ऑर्डर है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं एक और चीज एग्जांपल दूं, राइट थिंग ऑन राइट प्लेस। अगर एक सही चीज सही जगह पर है, दैट मीन्स वो भी ऑर्डर फॉलो हो रहा है, ठीक है। चौक और डस्टर को अगर मैं वॉशरूम में रख दूं, दैट मीन्स वो ऑर्डर का वायलेंस है, ठीक है। वहां पे ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा है। चौक और डस्टर कहाँ होने चाहिए, क्लासरूम में। चौक और डस्टर कहाँ होने चाहिए, क्लासरूम में, दैट मीन्स वो ऑर्डर है, ठीक है। बुक्स की अलमीरा कहाँ होनी चाहिए, आपकी लाइब्रेरी में। बुक्स की अलमीरा कहाँ होनी चाहिए, लाइब्रेरी में, दैट मीन्स वो ऑर्डर है। समझ में आ गया ऑर्डर का मतलब। नेक्स्ट आपका है इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है यहाँ पर इक्वालिटी, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, सबके साथ इक्वालिटी लेकर आना। यानी कि सेम दो बंदे हैं, एक मेल एक फीमेल, दो बंदे हैं, यहाँ पर सेम पोस्ट पे काम कर रहे हैं, एक को ज्यादा सैलरी मिल रही है और एक को कम मिल रही है, तो ये इक्विटी का क्या है, वायलेंस है, ठीक है। अगर यहाँ पर मान लेते हैं दो मेल है, ए और बी, और एक को ज्यादा सैलरी मिल रही है, दोनों सेम एफर्ट्स डाल रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं, दोनों को अलग अलग सैलरी मिले, ये भी इक्विटी का वायलेंस है। यानी कि इक्विटी का मतलब है सबको समान अधिकार देना, राइट देना, तो ये हो गया आपका इक्विटी। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल।
यहां समझ लो जरा ध्यान से, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल का मतलब क्या होता है। पर्सोनल का मतलब यहाँ पे एम्प्लॉइज है, क्या है यहाँ पे एम्प्लॉइज। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल का मतलब है यहाँ पे एम्प्लॉइज अगर मतलब आपकी कंपनी कुछ इस तरह की है कि एम्प्लॉइज आ रहे हैं और 2 महीने काम कर रहे हैं फिर छोड़ के जा रहे हैं, फिर वो नए एम्प्लॉइज आप हायर कर रहे हैं, वो 2-3 महीने काम कर रहे हैं फिर छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल का वायलेंस है। मतलब यहाँ पर कोई भी बंदा आपकी कंपनी में टिक नहीं रहा, जिससे आपकी एम्प्लॉइज टर्नओवर कॉस्ट बढ़ जाएगी। वो कैसे बढ़ेगी, एम्प्लॉइज को हायर करने की कॉस्ट बढ़ेगी, रिक्रूट करने की कॉस्ट बढ़ेगी, ट्रेनिंग करने की कॉस्ट बढ़ेगी, ठीक है। फिर वो छोड़ के चले जाएंगे, फिर दोबारा आपको लोगों को उन्हीं चीजों वही प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। तो ये क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं आपको कि आपकी एम्प्लॉय टर्नओवर कॉस्ट जब बढ़ रही है तो इसी ऐसा आपको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है ताकि एम्प्लॉइज आपकी कंपनी में लंबे समय तक टिके रहे, ठीक है। इसे बोलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, ठीक है। ये हो गया आपका स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। नेक्स्ट पॉइंट है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब है नए नए आइडियाज लेकर आना, रिसर्च करते रहना, ठीक है। उससे बोलते हैं इनिशिएटिव। कोई भी एम्प्लॉइज नए नए इनिशिएटिव कर रहा है तो आपको उसको मोटिवेट करना चाहिए, आपको उसको मतलब एक तरह से सम्मान देना चाहिए कि हाँ भाई बंदा इनिशिएट कर रहा है तो उसको कुछ ना कुछ आपको इनाम देना चाहिए ताकि आगे भी वो इनिशिएटिव करता रहे, आइडियाज लेकर आता रहे। नेक्स्ट आपका एस्पिरिट द कॉप। एस्पिरिट द कॉप्स का मतलब यहाँ पर यह है कि हमें अपनी कंपनी में किस चीज का यूज करना चाहिए, वी का यूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ आई, ठीक है। शुड बी यूज ऑफ वी इंस्टेड ऑफ आई। हमें हमेशा वी का यूज करना है। जैसे कि अगर किसी लीडर ने ये बोला कि मैंने ये काम करा है तो क्या होगा, यहाँ पर उसने मैं का यूज करा, ठीक है। तो जिससे बाकी एम्प्लॉइज को क्या होगा, वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी कि वो तो सारा क्रेडिट कौन ले गया, वो लीडर ले गया। अगर वो लीडर ये बोलता है कि हमने काम करा है, हम सबने मिलकर काम करा है, अगर एम्प्लॉइज ना होते मेरे साथ तो मैं काम को नहीं कर पाता। तो अगर वो वी का यूज करता है तो जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो भी मोटिवेट होंगे। समझ में आ गए। ये थे आपके प्रिंसिपल्स, 14 प्रिंसिपल्स आपको याद करने होंगे। अगर किसी भी प्रिंसिपल्स में आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझना इनको याद किस तरह से करना है। मैंने एक वर्ड बनाया है, इतना लंबा है तो फिर तो प्रॉब्लम तो आई थी, बट फिर भी मैंने बना दिया, ठीक है। देखो, आर यूएस डिसीज्ड, आर यूएस डिसीज्ड। इसका मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जो यूएस अमेरिका की अगर मैं बात करूं वहां पे कोरोना के जो मरीज हैं वो उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। अराउंड 16 लाख के आसपास वहां के लोगों को कोरोना हो रखा है, ठीक है, जो पॉजिटिव आए हुए। तो यहाँ देख रहे हो, तो मैंने इन्हीं को चीज को रिलेट करा, आर यूएस डिसीज्ड, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना मैंने किन चीजों को किससे रिलेट करा है। अब देखो, ओ का मतलब यहाँ पे क्या है, ऑर्डर। ओ का मतलब हमारा क्या है, ऑर्डर। यू का मतलब हमारा यहाँ पे क्या है, देखो जरा यू कहां पर है, यू का मतलब यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है। आर का मतलब यहाँ पे क्या है, आर का है यहाँ पे आर का मतलब रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉइज, ठीक है। यू का मतलब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। एस का मतलब आपका स्केलर चेन। डी का मतलब आपका डिवीजन ऑफ वर्क। आई का मतलब इनिशिएटिव। एस का मतलब यहाँ पे आपका सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ई का मतलब यहाँ पे आपका इक्विटी, ठीक है। ए का मतलब आपका यहाँ पे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एस का मतलब यहाँ पे आपका स्केलर चेन। ई का मतलब यहाँ पे आपका क्या है, ई का एस्पिरिट द कॉर्प। और डी का मतलब यहाँ पे आपका डिसिप्लिन। समझ में आ गए। इस तरह से मैंने यहाँ पे चीजें फॉलो करी है, ठीक है। देख लेना, इसमें एक चीज तो मिस है, यहाँ पे 13 आपके वर्ड्स हैं, ठीक है। इसमें एक चीज मिस है, वो देख लेना। बाकी तो मैंने आपको यहाँ पर इस चीज को रिलेट करके आपको याद रखना है और लंबे समय तक याद भी रहेगा, ऐसा नहीं है। और ये ज्यादा लंबे बड़े भी नहीं है, याद हो जाएंगे। और यूएस डिसीज से आपको रिलेट कर लेना और 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे और अच्छे से आपको याद रहेंगे, लंबे समय तक याद रहेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थोड़ी लंबी क्लास हो गई, बट ये तो आपको हमें तो करना ही था, ठीक है। तो इसको समझ लेना, ठीक है। और दोबारा से रिवाइज कर लेना। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में तो आप पूछ ही लेना, तो वहां पे आपके डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे, या फिर अगली वीडियोस में आपको मैं उन डाउट्स का जो मैं क्लियर कर ही दूंगा मैं। चलो, यहाँ से मैं आपको विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच।